नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। भारत के इतिहास का वो सबसे अंधेरा अध्याय फिर से खुल गया है, जो 2000 साल बाद सबसे ज़्यादा रहस्यमय हिंदू राजा पुष्यमित्र शुंग फिर से जिंदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, बौद्धों को किसने सताया। मौर्य और गुप्त काल के बीच का शुंग कालखंड इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में शुमार है, क्योंकि इस अवधि की बहुत ही सटीक जानकारी लिखित या अभिलेखों में नहीं मिलती है। अनुमान ज़्यादा है, इसलिए दंत कथाएं भी ज़्यादा है। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा इतना विशाल था कि हमलावरों की आग के लगने के बाद पूरा परिसर 3 महीने तक धधकता रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को किसने जलाया। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया, तो इस मुद्दे पर फिर से बहस शुरू हो गई है। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। तो चलिए जानते हैं कि 12वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय आखिर कैसे तबाह हुआ। किताबों, रिसर्च पेपर और इतिहासकारों के हवाले से 1500 साल की ये पूरी कहानी जानिए ब्लैक बॉक्स में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर बनाया किसने था। नालंदा का पूरा नाम है नालंदा महाविहार। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है ईसा से 1200 साल पहले। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा में बुद्ध और महावीर के समय से पहले भी इंसानी बसाहट हुआ करती थी। बौद्ध धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा में एक उपदेश दिया था। उनके एक शिष्य शारिपुत्र के नाम पर नालंदा में एक स्तूप भी बना हुआ था। नालंदा का एक संबंध जैन धर्म से भी है। जैन सोर्सेस के अनुसार महावीर जैन ने भी कुछ वर्ष नालंदा में बिताए थे। नालंदा में यूनिवर्सिटी कब बनी है, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गुप्त काल में, जिसे भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। नालंदा की खुदाई में मिली एक सील से पता चलता है कि शुक्रादित्य ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। शुक्रादित्य को हम गुप्त वंश के शासक के तौर पर भी जानते हैं। गुप्त काल के बाकी शासक मसलन वालादित्य, तथागत गुप्त आदि ने भी नालंदा में निर्माण कराया और 6ठी शताब्दी आते आते ये एक बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में डेवलप हो गया। गुप्त काल के अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा में तब हिंदू, जैन, बुद्ध 3 धर्मों का प्रभाव था, जो यहाँ की निर्माण शैली, वास्तुकला और मूर्तियों में भी दिखाई देता है। गुप्त काल के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा को अनुदान दिया और उन्होंने यहाँ 3 मंदिरों का निर्माण कराया था। 8वीं सदी के बाद बंगाल के पाल वंश ने नालंदा की देखरेख की। पाल वंश के राजाओं ने भी विक्रमशिला और उदांतपुरी में भी मठों का निर्माण कराया, जो अपने आप में बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। हालांकि नालंदा का रुतबा सबसे ऊंचा था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पारसिया और तुर्की से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। अब चूंकि ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यहाँ पढ़ाई कैसे होती थी। देखिए, पढ़ाई का यहाँ पर पैटर्न क्या था, नालंदा में पढ़ाई कैसे होती थी, कौन पढ़ाता था, इस पर भी हम डिटेल से जानेंगे। ब्रैड पिट की फिल्म फाइट क्लब में देखी तो उसमें एक सीन याद आता होगा कि ब्रैड पिट ने क्लब में शामिल होने के लिए उसके बाहर और घर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई, जिन्हें बेइज्जत करके वहाँ पर कहता है कि लौट जाओ, तुम क्लब में शामिल होने के लायक नहीं हो। नालंदा में ऐसी ही बेइज्जती शायद ही होती रही होगी, या होती है, या होती थी, लेकिन ये अपने कठिन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जानी जाती थी। चीनी यात्री हुएनसांग लिखते हैं, नालंदा में दाखिला लेने वालों में सिर्फ 20% छात्रों को ही एंट्री मिलती थी। एंट्री के लिए सबसे पहला टेस्ट लेते थे द्वारपाल। द्वारपाल भी कतई विद्वान लोगों को बनाया जाता था, जो धर्म और दर्शन से जुड़े कठिन सवाल पूछा करते थे। यहाँ से पास हो गए तो आगे 2 और लेवल की टेस्ट देना होता था। पास हो गए तो आपको दाखिला मिल जाता था। ये दाखिला लेने का एक पैटर्न था। नालंदा में पढ़ाई के दौरान आपको रहना भी वहीं होता था। हुएनसांग ने नालंदा के बारे में लिखा है कि पूरा बिहार ईंटों की एक दीवार से घिरा था, विशाल दीवार, जिसका एक गेट सीधे शिक्षा के केंद्र में खुलता था। शिक्षा केंद्र में 8 बड़े हॉल थे जिनमें पढ़ाई होती थी। अन्य विवरणों के अनुसार नालंदा में मठों की एक कतार हुआ करती थी, साथ ही भव्य स्तूप और मंदिर भी बने हुए थे।
नालंदा की खुदाई में जो कमरे मिले हैं उनकी बनावट देखकर पता चलता है कि हर कमरे में सोने के लिए पत्थर की एक चौकी होती थी और दीपक ढिबरी रखने के लिए आले बने हुए थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी परिसर में बगीचों, प्रार्थना कक्ष और मंदिरों का जिक्र भी मिलता है। नालंदा अपनी विशाल लाइब्रेरी के लिए भी फेमस था, जिसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। इस लाइब्रेरी में 3 विशाल कक्ष थे, जिनके नाम रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक थे। एक कक्षा 9 मंजिला हुआ करती थी और इसमें हजारों किताब ग्रंथ थी, हजारों ग्रंथ मिला करते थे। लेकिन नालंदा में छात्र पढ़ाई क्या करते थे, इस पर भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ भारतीय षट दर्शन, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, गणित जैसे तमाम विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी। पढ़ाई का तरीका भी अनूठा था। बड़े बड़े हॉल्स में छात्र आमने सामने बैठकर वाद विवाद यानी कि डिबेट, बहस करते थे, जिसके बाद शिक्षक उनकी गलतियों को सुधारा करते थे। ह्वेनसांग के लिखे के अनुसार नालंदा में एक वक्त 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे और उन्हें पढ़ाई के लिए लगभग 1500 शिक्षक हुआ करते थे। इन सबके ऊपर एक चांसलर हुआ करता था। ह्वेनसांग ने नालंदा के एक चांसलर शिलाभद्र का जिक्र किया है, जो ह्वेनसांग के अनुसार योग शास्त्र के सबसे बड़े शिक्षक माने जाते थे। नालंदा के तमाम विवरणों से पता चलता है कि ये एक विशाल उपक्रम था। इसलिए सवाल ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था, कौन चलाता था। जैसा पहले बताया गया कि नालंदा की स्थापना के लिए गुप्त वंश के राजाओं, जिसमें हर्षवर्धन और पाल जैसे राजाओं ने अनुदान दिया था, आगे काम चला करते थे। और इसके लिए देखिए 100 गांव यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिए जाते थे। हर गांव से बारी बारी लगभग 200 परिवार हर महीने यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी उठाते थे और यहीं से खाना पीना भी चलता था। पढ़ने लिखने का सामान भी इन्हीं गांव से आता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नालंदा में किस किस ने पढ़ाई की है, कौन वो विद्वान रहे हैं जो इस महान यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग के लिखे में नालंदा का खूब जिक्र मिलता है। 637 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग नालंदा आए थे और कुल मिलाकर की 5 वर्ष उन्होंने यहीं बिताए। नालंदा में ह्वेनसांग को मोक्षदेव का नाम मिला। ह्वेनसांग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि हासिल करना था। जब वे लौटे तो नालंदा से करीब 657 संस्कृत ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़े करीब 150 अवशेष अपने वो साथ लेकर आए थे। और देखिए, कहानी कहती है कि ये सब ले जाने में ह्वेनसांग को 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। वो अकेले ही इतना सारा सामान, इतनी सारी पुस्तकें नहीं ले जा पाए थे। ह्वेनसांग के जाने के बाद नालंदा की ख्याति इस कदर फैली कि अगले 30 सालों में चीन और कोरिया के 11 यात्री नालंदा आए। इनमें एक का नाम था इत्सिंग। इत्सिंग ने नालंदा में 10 साल गुजारे और वो यहाँ से करीब 400 ग्रंथ लेकर चीन लौटे थे। ह्वेनसांग की ही तरह इत्सिंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में नालंदा की डिटेल का जिक्र किया है। वो एक जगह तो नालंदा में छात्रों की दिनचर्या के बारे में भी लिखते हैं। 1 घंटे की आवाज में सुबह सभी भिक्षु उठते हैं। परिसर में मौजूद 10 तालाबों में उन्हें नहाना होता है। नहाने के बाद वो करीब 1.5 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा कपड़ा अपनी कमर से लपेटे हैं। कोई भी भिक्षु खाना खाने के बाद नहीं नहाता था, पहले ही नहाता था। ये एक पद्धति है जो आज भी चलती चली आ रही है। और देखिए, नालंदा के बारे में ये सारी डिटेल्स जानने के बाद अब सिर्फ एक ही सवाल बचा रह जाता है, बाकी रह जाता है कि नालंदा खो कैसे गया, इसे दरअसल तोड़ा किसने। क्योंकि ये विवाद का विषय है और इस बहस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नालंदा की खुदाई के दौरान ऊपरी लेयर में बहुत सी राख मिली थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी। कहानी फेमस है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त किया है और जब नालंदा की लाइब्रेरी को जलाया गया तो वो करीब 6 महीने तक जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास की गर्त में क्यों खो गया, इसकी कहानी हालांकि इतनी सिंपल नहीं है। इसके लिए हमें चलना होगा 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के साथ साथ, जिसकी अपनी कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान में। खिलजी के वक्त इतिहासकार मिनहाज ने अपनी किताब तबकात ए नासिरी में बख्तियार खिलजी की कहानी का जिक्र किया है। खिलजी तब मोहम्मद गौरी के दरबार में मुलाजिम हुआ करता था। साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और तब बख्तियार खिलजी को मिलता है एक बड़ा मौका। दिल्ली से खिलजी जाता है बदायूं, जहां एक तुर्क कमांडर के मातहत उसे मिलिट्री कमांडर की पदवी मिलती है।
यहाँ से वो अवध जाता है, जहाँ उसे मिर्जापुर जिले में एक जागीर दे दी जाती है। आगे बख्तियार खिलजी की नजर पड़ती है बंगाल और बिहार सूबे पर, जहां तब लक्ष्मण सेन नाम के राजा हुआ करते थे। बंगाल तब भारत के सबसे अमीर इलाकों में माना जाता था। बख्तियार खिलजी ने एक के बाद एक बंगाल पर कई हमले किए, वहां से खूब सारी दौलत लूट कर ले गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब खिलजी के किस्से सुने तो उसे अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। मिन्हाज लिखता है कि खिलजी की ऐसी आओ भगत देखकर दिल्ली के अमीर जल भुन कर रह गए थे। और बिहार पर हमलों के दौरान मिन्हाज बख्तियार खिलजी के एक हमलों का भी जिक्र करते हैं। मिन्हाज लिखते हैं कि खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार पर एक किले पर आक्रमण किया। किले में बहुत सारे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने सिर मुंडवाए थे, उन सभी को मार डाला गया। किले से खिलजी को बहुत सारी किताबें मिली, जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में ये किला नहीं, एक विद्यालय था और इसे बिहार बोला जाता था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि मिन्हाज ने जिस बिहार पर हमले का जिक्र किया है वो उदांतपुरी था। मिन्हाज के लिखे में नालंदा का जिक्र नहीं मिलता है। मिन्हाज के अलावा समसामयिक दस्तावेजों की बात करें तो धर्मस्वामिन के लिखे नालंदा में जिक्र मिलता है। ये एक तिब्बती भिक्षु थे और करीब 1236 ईस्वी के आसपास इन्होंने नालंदा की यात्रा की थी। धर्मस्वामी ने अपने वृत्तांतों में लिखा है कि तुर्क हमलावरों ने बिहार में बौद्ध मठों और बिहारों को काफी नुकसान पहुंचाया था। मठों को तोड़कर उनके पत्थर गंगा में फेंक दिए गए थे। किताबों और ग्रंथों का भी यही हाल हुआ। अपने वृत्तांतों में धर्मस्वामी लिखते हैं कि 1235 ईस्वी में नालंदा वीरान हो गया था। धर्मस्वामी ने अपने लेख में लिखा है कि नालंदा की विशाल लाइब्रेरी का जिक्र नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि उसे पहले ही नष्ट कर दिया गया था। धर्मस्वामी के अनुसार बख्तियार खिलजी की मौत के कई साल बाद नालंदा पर एक और बड़ा आक्रमण हुआ, जिसके बाद नालंदा लगभग पूरी तरीके से खाली हो गया था। तुर्क आक्रमणों ने और तुर्क आक्रमणकारियों के चलते बौद्ध भिक्षुओं में डर बैठ गया, जिसके बाद ये इलाका पूरी तरीके से खाली हो गया था। यहाँ एक एक करके सारे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु और जितने भी यहाँ के नागरिक थे वो चले गए। अभी तक आपने जो पढ़ा, जो बातें सुनी, वे बातें बख्तियार खिलजी के काल के नजदीक के सोर्स बताते हैं। हालांकि नालंदा के बारे में एक और सोर्स है जो नालंदा के जलने की एक पूरी कहानी बयां करता है। तिब्बती लामा तारानाथ के लिखे के अनुसार 2 ब्राह्मण भिक्षुओं ने तंत्र सिद्धि हासिल कर नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया था। ये भी एक कहानी मिलती है। और इसी तरह पगसन जॉन जैंग नाम का एक तिब्बती सोर्स भी इसी तरह की कहानी बताते हैं। साल 2014 में इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलम में इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण भी इसी दोनों सोर्सेस को कोट करके लिखते हैं। उनका दावा है चूंकि 2 सोर्स एक सी कहानी बताते हैं, इसलिए ये वाली कहानी थोड़ी ज़्यादा प्रामाणिक होती है। हालांकि एक सच ये भी है कि चाहे तो तारानाथ हो या और तिब्बती सोर्स, ये सब 17वीं 8वीं शताब्दी या सदी के आसपास के ही हैं, यानी नालंदा के नष्ट होने के काफी बाद। इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। असलियत तो जो भी हो, सच इतना है कि 12वीं सदी के बाद नालंदा समय की गर्त में खोता चला गया और उसका नामो निशान पूरी तरीके से गायब हो गया। इसके 600 साल बाद यानी कि 19वीं सदी में अंग्रेजों के समय नालंदा की खोज एक बार फिर हुई। आज़ादी के बाद साल 1951 में पुराने नालंदा के पास नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई। साल 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हालांकि यहीं से कुछ विवादों की शुरुआत भी होती है। साल 2006 में बिहार सरकार की अगुवाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नालंदा सेंटर ग्रुप का अध्यक्ष बनाया था। साल 2010 में नालंदा के नए परिसर के लिए करीब 2000 करोड़ की रकम स्वीकृत की गई केंद्र सरकार के द्वारा। साल 2012 में अमर्त्य सेन को नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर बनाया गया। सितंबर 2014 यानी कि 2014 में यूनिवर्सिटी का पहला सत्र शुरू हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही अमर्त्य सेन ने खुद को नालंदा गवर्निंग बोर्ड से अलग कर लिया। ये मामला तब काफी चर्चा में बना, काफी चर्चित हुआ। अमर्त्य सेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि वे चांसलर रहें। नालंदा के नए परिसर का जो प्रोजेक्ट पास हुआ उसके 2020 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 के चलते निर्माण के काम में देरी हुई। फिलहाल नए परिसर के निर्माण का काम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका उद्घाटन कर चुके हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है पूरे विवाद की।
विश्वविद्यालय एक बार फिर से शिक्षा देने के मामले में उसी शिखर तक पहुंचेगा जहां पुराना नालंदा हुआ करता था। और देखिए, इन तमाम बातों का, इन तमाम तथ्यों का, इन तमाम दस्तावेजों का निष्कर्ष अगर हम देखें, कंक्लूजन अगर देखें, तो कंक्लूजन क्या है? एक नज़र उस पर भी। बख्तियार खिलजी ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया, बल्कि एक पूरी परंपरा को तबाह कर दिया था। उसका आक्रमण इतना भयानक था कि पुनः निर्माण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ बचा ही नहीं था। पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ तबाह हो गया था। रह जाते हैं तो बस कंधार में बने कुछ इमारतों के अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नालंदा के नष्ट किए गए ज्ञान को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास जरूर शुरू किया है, जिसका विचार पहली बार 2006 में जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आता है। और अंत में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट 2010 पास करके वहां फिर से यूनिवर्सिटी बनाने का जो फैसला किया और जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्वविद्यालय का चेयरपर्सन बनाया था। हालांकि 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये अपनी पूरी प्रतिष्ठा तक पहुंचने के लिए नालंदा को अभी लंबा वक्त करना पड़ेगा, लंबा सफर करना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है, हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि सरकार का यह प्रयास भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक बार फिर से विश्व गुरु बनने का सपना पूरा करेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।